देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा। हाँ दीदी। हाँ स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ मैम। अच्छा देखो ओवरहेड तो हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। तो डायरेक्टली सीएमए के लिए हम बोलेंगे, सीएस में कॉस्ट शीट बोल के लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली तुम लोग को सीएमए के बुक में डायरेक्टली कॉस्ट शीट बोल के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम लोग चेक करोगे तो कॉस्ट शीट पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि कॉस्ट शीट तो बेसिक है कॉस्ट का। तो जैसे मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, हम लोगों ने ओवरहेड पढ़ लिया, तो इसके बाद हमारा कॉस्ट शीट हमें आना चाहिए कि कॉस्ट शीट कैसे बनता है। ठीक है, इसका और एक नाम होता है दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हमें करना ही चाहिए क्योंकि ये कॉस्टिंग का बेसिक है। अगर ये हम लोगों को नहीं पता है तो फिर कॉस्टिंग नहीं पता है। तो इसीलिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो। ये बुक में शायद मैट में तुम लोग को ना मिले, बट अगर पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे, सीएमए के लिए बोल रहे तो तुम लोग को ये काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा मैंने पीडीएफ ही बंद कर दिया क्या मेरे क्वेश्चन का? एक मिनट। अच्छा देखो यूनिट कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट शीट, देखो इसके बारे में थियोरेटिकल जो थोड़ा हमें पता होना चाहिए वो एक बार पहले हम लोग रीड कर लेते। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। काफी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमारा एमसीक्यूज भी आ सकता है इस तरह से। ठीक है, ये देखो सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग किसे बोला जाता है, क्योंकि हम लोग जॉब एंड बैच कर रहे हैं तो उसमें यूनिट कॉस्टिंग भी हमें पढ़ना चाहिए। तो यूनिट कॉस्टिंग किसे बोला जाता है और इन व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज अप्लाइड। तो सबसे पहला बात है कि यूनिट मतलब एक यूनिट का हम लोग कॉस्टिंग कैसे करें। जैसे अगर एट ए टाइम हम लोग 1000 पीसेस कुछ भी बना रहे, जैसे कि 1000 पीसेस अगर हम लोग पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक पेन का हमारा कॉस्टिंग कितना होगा, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। ये देखो यूनिट कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग टेक्निक एडॉप्टेड बाय दोज अंडरटेकिंग्स व्हिच प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट। मतलब वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या तो एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है या फिर फ्यू ग्रेड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, या फिर एक ही टाइप का प्रोडक्ट है लेकिन उसमें ग्रेड अलग है। जैसे कि मान लो सेम प्रोडक्ट है, जैसे अगर पेन का ही ले लो, ठीक है, सेम पेन है लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा टेक्निकल कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस है, कुछ भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, तो सेम पेन के कॉस्टिंग में भी चेंजेस आ सकता है। या फिर तुम लोग कॉपी देख लो, जिस कॉपी में लिखते हो सेम कॉपी आईटीसी का होता है तो उसका प्राइस अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी क्या क्या ब्रांडेड कंपनी है उसका अलग हो जाता है, और अगर तुम लोग सियालदा से वैसा ही कॉपी लोगे तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो वही ग्रेड के हिसाब से सेम प्रोडक्ट है, कॉपी ही है, पेन ही है, लेकिन ग्रेड अगर अलग है, क्वालिटी के हिसाब से क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट का प्राइसेस चेंज हो सकता है। तो देखो या तो हम लोग एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तभी यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होगा, या फिर फ्यू ग्रेड्स ऑफ सेम प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, या फिर थोड़े अलग अलग ग्रेड का सेम प्रोडक्ट है और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन चल रहा है, उस केस में यूनिट कॉस्टिंग यूज हो सकता है। तो बेसिकली कहाँ का यूज होता है, किस तरह की इंडस्ट्री में, देखो ब्रिक्स, ठीक है, ईटा जो बनता है उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग होता है। शू मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट इंडस्ट्री, टीवी एंड रेडियो मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब में जैसे टीवी, वैसे तो टीवी का ही काम करेगा लेकिन उसका ग्रेड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से प्राइसेस जो है वो
चेंज हो सकते हैं। तो एक यूनिट का कितना प्राइस होगा उसके लिए हमें यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहिए। अब देखो, इसके लिए यूनिट कॉस्टिंग के लिए हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी तुम लोग को यूनिट कॉस्टिंग मिलेगा, कॉस्ट शीट मिलेगा, कभी बोलेगा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो, एक ही बात है, ठीक है। हम लोग एक यूनिट का प्राइस निकाल रहे हैं और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का एडवांटेजेस क्या है, देखो, इट रिवील्स टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट शीट में हमें टोटल कॉस्ट मिलता है टोटल कॉलम में, और पर यूनिट अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे लास्ट दिन हम लोग जॉब बैच कर रहे थे, तो उसमें पर यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं उसके पास ही एक कॉलम बना के। तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, और ये कॉस्ट पर यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इट डिस्क्लोजेस द टोटल ब्रेकअप ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल ब्रेकअप यानी ये देखो, प्राइम कॉस्ट मिल जाता है हमें, ठीक है। उसके अलावा हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल सकता है, और क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेकअप मिल जाता है कॉस्ट का, क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट शीट का प्रेजेंटेशन इसी तरह से है कि हमें हर एक कॉस्ट का ब्रेकअप मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। अब कॉस्ट शीट से हमें बेनिफिट क्या है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग अप सेलिंग प्राइस मोर एक्यूरेटली। सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए हमें ये मेथड हेल्पफुल है। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग। देखो, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में ये हमें हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन। हम लोग कॉस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बना लेते हैं तो हम लोग कॉस्ट का कंपेयर भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा था, दूसरे वाले में कितना लग रहा है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द सबमिशन ऑफ टेंडर्स, ठीक है। जब टेंडर के लिए अगर हम लोग अपना कोटेशन प्राइस डालना चाहते हैं तो कॉस्ट शीट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो एस्टिमेट हमें कॉस्ट शीट से मिलता है वो हमें टेंडर सबमिशन में हेल्प करेगा। अच्छा, अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री विच यूजेस यूनिट कॉस्टिंग। देखो, यूनिट कॉस्टिंग वहां यूज होगा, पहले हम लोगों ने देखा, या तो आइडेंटिकल मतलब होमोजीनियस, एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे टीवी, टीवी जो है वो प्रोडक्ट एक है लेकिन उसमें वैरायटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए ही होगा। गुड इवनिंग प्रियतम। अच्छा, उसके अलावा देखो, प्रोडक्शन इन ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ब्रिक्स, ठीक है, वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। द गुड्स आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और हम लोग को क्या करना है, जो मेजर करने के लिए जो कन्वीनियंट यूनिट होगा वही यूज करना है। जैसे टीवी के लिए यूनिट अलग हो सकता है, ठीक है, वैसे शूज के लिए शूज का जैसे पेयर में हम लोग यूनिट करेंगे, ठीक है, मतलब पेयर का उसका प्राइस निकालेंगे। ब्रिक्स के लिए क्या होता है, ब्रिक्स का अलग यूनिट होता है, ब्रिक्स का शायद 100 में या 1000 में ऐसा कुछ होता है, पर 1000 पर 100 ऐसे करके कॉस्टिंग किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारा जो कन्वीनियंट वे होगा उस तरह से हम लोग यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक मतलब इंट्रो था हमारा कि कॉस्ट शीट और यूनिट कॉस्टिंग जो है हमें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, कौन से इंडस्ट्री में होता है और कैसे ये हमें हेल्प करता है। अब चलो, फॉर्मेट तो तुम लोग को पता है, बस हम लोग को अलग अलग क्वेश्चन में से अप्लाई करके देखना है। देखो, जैसे पहले यहाँ पर दिया है, एकदम सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ए कंपनी रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। स्टॉक्स, ये देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग। कैसे समझे ओपनिंग, क्योंकि 1 मार्च है। क्लोजिंग कैसे समझे, क्योंकि 31 मार्च है। WIP, ठीक है, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये फिनिश गुड्स है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पावर में देखो, फैक्ट्री का पावर, ऑफिस का पावर, शोरूम का पावर, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री मटेरियल्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स, रेंट, फैक्ट्री का अलग, ऑफिस का अलग, शोरूम का अलग दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, हमें बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, जहां पर हमें क्या दिखाना है, हमें प्राइम कॉस्ट दिखाना है, वर्क्स कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है और प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। तो ये
अलग अलग हमें यहाँ पर डेटा शो करना है। तो ये वैसे भी अगर सिर्फ कॉस्ट शीट बोलता है तो भी तो हमें इसी तरह से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडिंग, इस तरह से लिखो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडिंग 31st of March 2013, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दो अमाउंट का कॉलम लिख दिया मैंने, इनर और आउटर के बेसिस पे। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बोलो, सबसे पहले कौन सा खर्चा लिखना चाहिए? अरे ये मैंने नीचे लिख दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, बोलो सर। सबसे पहले कौन सा खर्चा लिखना चाहिए? डायरेक्ट खर्चा लिखना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल में बहुत सारे एडजस्टमेंट है। देखो, रॉ मटेरियल परचेस्ड भी है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग भी है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना ही हम लोग यूज कर रहे हैं, या फिर जितना परचेस कर रहे हैं उतना यूज कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम लोग कितना यूज कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास अगर प्रीवियसली कोई भी स्टॉक था, जैसे कि यहाँ पर है 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल था, हम लोगों ने खरीद प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस, परचेसेस माइनस क्लोजिंग, আমি ওটাই हाँ বলছি। हाँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है देखो 10,000, ठीक है। फिर परचेज, हम लोगों ने कितना परचेज किया है? तो परचेज किया है हम लोगों ने 80,000, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 90,000, ये अलग से इसका हम लोग नाम दे सकते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल। एक बार डिटेल्स में सारा लिखवा देते हैं कि छोटे छोटे चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये दोनों टोटल करने से इतना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम जब 31 मार्च आया तो हमारे पास 12,000 रॉ मटेरियल बच गया था, तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर 30,000 बच गया था, ये माइनस कर दिया, तो फिर इसका मतलब माइनस इसीलिए किया, जो बचा वो कितना हो रहा है फिर, मतलब इसके बाद माइनस करने के बाद जो बच रहा है अमाउंट वो कितना हो रहा है? 60,000। 60। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर और एक चीज भी लिखना था, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, एक मिनट। कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड ये नहीं बताया मैंने। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस अगर है जो कि रॉ मटेरियल को गोडाउन तक लाने के लिए लग रहा है, तो वो रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ ऐड होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल हम लोगों ने खरीदा तो था 80,000 से, लेकिन उसको गोडाउन तक लाने के लिए खर्चा हुआ 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 83,000। तो एक्चुअली कैरेज इनवर्ट को यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, तो परचेस के बाद लिखना पड़ेगा। इसको क्या करें, यहाँ पर लिख देते कैरेज इनवर्ट, यहाँ पर দিদি তুমি অ্যারো টেনে করে দাও। कोई चीज 3,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये 93,000 हो जाएगा, 93,000। और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 था, ये मैंने गलत लिखा है 30,000, ये 12,000 था, ठीक है, ये देखा नहीं मैंने, 12,000 था। तो कितना आ रहा है 81। इसको क्या बोलेंगे, हम लोगों के पास टोटल 93,000 रुपीज का रॉ मटेरियल था, लेकिन अभी सिर्फ 12,000 बचा है, तो 81,000 कहाँ चला गया? इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, क्या बोलना चाहिए, कंज्यूम्ड। इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, इतना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया 81,000, यही हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लेबर अगर है तो ऐड करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट लेबर है तो ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कितना है देखो, डायरेक्ट लेबर ये रहा 70,000। अच्छा, लेबर रिलेटेड और कोई खर्चा तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट लेबर है 70,000।
तो 70,000 और वहां पर आया था हमारा 81,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,51,000। ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है, दो अमाउंट का कॉलम था, तो ये 1,51,000 ये क्या आ जाएगा, इसको बोला जाता है प्राइम, हाँ प्राइम कॉस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा कौन सा खर्चा लगता है बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। हाँ, इसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो खर्चा लगेगा, फिर खर्चा ऐड होने के बाद जो मतलब आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ये पहले है एक्सपेंस, उसके बाद ये बनता है कॉस्ट, ठीक है। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिख सकते। जैसे ये प्राइम कॉस्ट आया, ये पहले खर्चा था, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा देखो, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा हमें ढूंढना है। तो पहले ये रहा कैरेज इनवर्ट, अच्छा डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर ये फैक्ट्री में जाएगा, बोलो क्या इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में जाएगा, हाँ। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या फैक्ट्री का सामान है, बोलो प्रिंटिंग स्टेशनरी कहाँ यूज होता है, পাওয়ার ফ্যাক্টরি আছে ওটা আসবে, তারপরে তোমার ইনডাইরেক্ট ফ্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালস আসবে, ফ্যাক্টরি ইন্স্যুরেন্স আসবে। मुझे लगा कोई एंट्री करना चाह रहा, हाँ बोलो क्या आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी तो कहाँ पर जाता है, ऑफिस एंड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाना चाहिए। पावर, पावर तो अलग अलग बता दिया है, तो जो फैक्ट्री का है वो ले लेंगे, पावर फैक्ट्री का। अच्छा, इनडायरेक्ट फैक्ट्री मटेरियल्स ये तो बोला ही है फैक्ट्री का, ये लेना पड़ेगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी लेना पड़ेगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ये भी फैक्ट्री में लेना पड़ेगा। अच्छा, रेंट, रेंट फैक्ट्री का रेंट, तो ये सब आएगा, ठीक है, ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर से स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री रेंट, ये सब था। हाँ, फैक्ट्री इंश्योरेंस। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर है 30,000, फैक्ट्री पावर है 18,000, फैक्ट्री দিদি रेंट, ফ্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালও আসবে একটা। हाँ फैक्ट्री मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मटेरियल और इंश्योरेंस। अच्छा, फैक्ट्री मटेरियल कितना है, फैक्ट्री मटेरियल 45,000 और इंश्योरेंस 7,000, 45,000। अब ये सब टोटल करके जितना आएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड होगा और वो प्राइम कॉस्ट में ऐड होके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो ये टोटल करके बताओ कितना हो रहा है, कैलकुलेटर नहीं लाया मैंने। मैम, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो बोला, हाँ वो तो नहीं लिखा ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सही, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 24,000। अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 24,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 24,000। एक बार टोटल करके देखो कितना आता है। $1,46,000। एक मिनट रुको, हाँ कितना बोल रहे हो, 1,46,000। 1,46,000। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों का टोटल करके मुझे बताओ फैक्ट्री कॉस्ट। 2,97,000। 2,97,000 फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक बार फैक्ट्री कॉस्ट ही लिख रहे हैं, इसको और कुछ नहीं लिख रहे हैं। 1,46,000 ऐड करके ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम लोग आगे लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्यों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कब लिखा जाता है, अब ये देखो यहाँ पर WIP,
हाँ, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब थोड़ा सा काम जब हमारा आधा अधूरा होके रखा है, मतलब कुछ काम हुआ है लेकिन फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल से क्या होता है, WIP, उसके बाद फिनिश गुड्स होता है। तो जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं पहुंचा है लेकिन कुछ काम हुआ है तो उसे WIP बोलते हैं। और ये WIP कहाँ पर हो सकता है सिचुएशन, फैक्ट्री में हो सकता है। तो हम लोग फैक्ट्री में WIP जो है उसको एडजस्ट जब करेंगे तब हम लोग फैक्ट्री के आगे ग्रॉस ये वाला वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लिखना चाहिए। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट में ही एडजस्ट कर देते, लेकिन इसका एक्चुअल मेथड होता है पहले लिखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड होता है ओपनिंग WIP। इसका रीजन हम बता रहे हैं। ओपनिंग WIP मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो इस साल फिनिश गुड्स में हमें ट्रांसफर करना चाहिए। तो वो कितना है, 15,000। ओपनिंग WIP है 15,000, ठीक है। तो ये दोनों को टोटल करो, कितना आता है, 3,12,000। 3,12,000, ठीक है। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। ये क्यों लेस करें, क्योंकि जो क्लोजिंग WIP है वो तो इस बार फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो ओपनिंग WIP है हमारा ये कोशिश रहता है जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग WIP है वो इस साल क्या हो जाएगा, इस साल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। अगर नहीं होता है तो वो क्लोजिंग में जाके खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए फैक्ट्री कॉस्ट जितना लगा और प्रीवियस ईयर का जितना फैक्ट्री कॉस्ट लग चुका था 15, टोटल इतना फैक्ट्री कॉस्ट है, और उसमें क्लोजिंग फैक्ट्री कॉस्ट कितना रह गया है WIP के हिसाब से 20,000। तो ये हो जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है माइनस करने पे, 2,92,000। अच्छा 2,92,000, 2,92,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा खर्चा आना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पहले देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। ये इस अमाउंट कॉलम के लिए लिख रहे हैं, हाँ, ये यहाँ कवर हो गया मेरे से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर पावर ऑफिस का 8,000, अच्छा। उसके बाद शोरूम का कहाँ पर आएगा, बोलो शोरूम का खर्चा कहाँ पर आना चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, अब ये देखो यहाँ पर रेंट, ऑफिस का रेंट, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 21,000, ये भी आएगा। MD रेम्यूनरेशन 21,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो रेंट आ जाएगा कौन सा, ऑफिस का 14,000, ऑफिस रेंट। टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का टोटल आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है देखो, 48 हो रहा है, 48,000। हाँ 48,000। अच्छा, अब इसके साथ इसका टोटल करो, 48,000 के साथ इसका टोटल करो तो कितना आ रहा है, 3,40,000। 3,40,000। 3,40,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आउटर कॉलम में लिखना है हमें, यहाँ पर लिखते हैं 3,40,000। इसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है प्रोडक्ट, उसका कॉस्टिंग इतना है। अब यहाँ पर क्या एडजस्ट होता है, यहाँ पर भी फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है। प्रीवियस ईयर का फिनिश गुड्स को हम लोग इस बार सेल करना चाहेंगे, और जो नहीं सेल होगा उसे हम लोग क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये है 40,000। अच्छा, और इसका टोटल करके बोलो कितना होता है, 3,80,000। इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतना गुड्स है हम लोग सेल करने के लिए, हमारे पास इतना गुड्स अवेलेबल है, लेकिन सारा गुड्स सेल नहीं हुआ है, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक में है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 35, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 35,000। तो बोलो कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? 3,45,000। 3,45,000। इसका मतलब इतना गुड्स हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है। ये देखो इतना अवेलेबल था 3,80,000 का, लेकिन 35,000 नहीं बेच पाई, वो क्लोजिंग स्टॉक में है, तो बाकी कहाँ गया? बाकी बेच दिया। इसको क्या बोला जाता है? बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको बोलेंगे गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स किसे बोलते हैं वो भी देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर ये नहीं होता है तो यही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है यहाँ पर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा? शोरूम का पावर, ठीक है। यहाँ पर ये 6,000 है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, 6,000 है। शोरूम रेंट, शोरूम रेंट 6,000। अच्छा, उसके बाद সেলিং কমিশন তো আসবে। হ্যাঁ আসবে, ওটা আসছে নিচে এখানে। हाँ, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। और ये क्या था? शोरूम पावर था क्या? शोरूम पावर 6,000, मैंने इसको रेंट लिख दिया, सॉरी। शोरूम पावर, ये पावर था। सेलिंग कमीशन और शोरूम रेंट भी था, शोरूम रेंट। अच्छा, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। सेल्स देखो यहाँ पर 5 लाख है, दे दिया है। 5 लाख का 5% कितना होगा? देखो 5 लाख का 5% 25,000। अच्छा, शोरूम का रेंट है 9,000। बस, और तो कुछ नहीं था। इसका टोटल करो, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31। 31 और 9 40। 3,000। तो टोटल करो कितना होगा? 3,45,000 प्लस 3,40,000, 3,80,000। अच्छा, 85,000, 85 ही होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। इतना गुड्स हम लोग बेच सकते थे, लेकिन अगर हम लोग बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग वाला खर्चा करें, जैसे कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, तो उसके बाद वो खर्चा ऐड होने के बाद जो आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, 3,85,000। ठीक है। अब सेल्स हमें पता है कितने में सेल्स किया है हम लोगों ने? 5 लाख। तो प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। बोलो प्रॉफिट में ही सेल किया है, क्योंकि 3,85,000 का चीज अगर 5 लाख में बेच दिया है, 1,15,000। 1,15,000 ये बैलेंस करके आ गया। तो यहाँ पर देखो आंसर्स दिए हुए थे। प्राइम कॉस्ट 1,51,000। क्या हमारा 1,51,000 आया था? चेक कर लो। प्राइम कॉस्ट 1,51,000, हाँ। उसके बाद वर्क्स कॉस्ट 2,92,000, यानी फैक्ट्री, ये देखो नेट वाला 2,92,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर लिखा है 3,40,000, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,40,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ सेल्स 385, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,85,000। अच्छा, प्रॉफिट 1,15,000, प्रॉफिट 1,15,000। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, जहां पर हम लोग को पार्ट ये सारा चीज पूछा था। और अगर सिर्फ कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करने बोलता तो भी हमारा यही वाला प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, इसी तरह से। मैम, अच्छा, हाँ बोलो। मैम वो जो कॉस्ट शीट का बोले थे ना, ये है बुक में, इसका चैप्टर कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर है। कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर है? हाँ मैम, हम देखें। अच्छा, नहीं क्वेश्चन तो आता है, और तो उसके अंदर होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन क्वेश्चन आता है बोल के हम ये वाला करवाते हैं। अच्छा, तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कभी देखा नहीं उसका। कॉस्ट शीट दिया हुआ है। दिया हुआ है, ठीक है, उसीलिए ही आता होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो देखा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए कंपनी। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग को बोला नहीं कि कॉस्ट शीट बनाओ। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अलग अलग हमें 3 पॉइंट दे दिया, इसे कैलकुलेट करना है।
यहाँ पर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना सीखा था, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बोलो। क्योंकि हमें ये सब यूज करके रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो अगर रॉ मटेरियल परचेज कितना किया वो रिलेटेड टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है कि कितना परचेज किया, उसमें से कितना यूज किया, कितना पहले से अवेलेबल था, कितना बच गया, उसी से हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जो सीखा उससे बोलो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, प्लस परचेज, और परचेज करते हुए अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड है, मतलब लगा है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। परचेज रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये टोटल स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा रॉ मटेरियल का, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो हमारे पास कुछ पॉइंट अवेलेबल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,93,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 90,000। परचेज परचेज वही तो ढूंढना है, सॉरी परचेज ही तो ढूंढना है, हमें तो नहीं पता परचेज। तो अब इस पे डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ परचेज लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है तो हम लोग जीरो मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कितना है 95,000। अच्छा, तो परचेज कैलकुलेट करो, तो 1,93,000 और ये 90 माइनस 95, तो -5,000 इधर आएगा तो +5,000 हो जाएगा इक्वल टू परचेज। अच्छा, तो अब टोटल करके बता दो परचेज कितना हो जाएगा। 1,98,000। अच्छा हाँ, सही है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालेंगे। बोलो लेबर कॉस्ट किससे रिलेटेड है। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट बोला है, मतलब प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड करके ही तो प्राइम कॉस्ट आता है। लेकिन हमें यहाँ पर प्राइम कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो इसके आगे कौन सा कॉस्ट आता है, मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। फैक्ट्री तो कॉस्ट। हाँ, तो हम लोग को रिवर्स यहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट तो कुछ डेटा दिया नहीं है। तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट कैसे आएगा। तो ये देखो ऐसे लिख सकते हैं लेबर कॉस्ट के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हम लोग फॉर्मेट जैसे अभी पीछे बनाए थे ना वैसे ही लिख लेते। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये दिया हुआ था कितना 1,93,000, 1,93,000। हम लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट लेबर कितना है, वो हमें नहीं पता। दोनों मिला के आता है प्राइम कॉस्ट, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड वो दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,67,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,67,000। अच्छा, ये दोनों ऐड करके जो कॉस्ट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट भी दिया हुआ है, देखो फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 6,54,000, 6,54,000, ठीक है। अब तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लाइन बाय लाइन भी लिख सकते थे, मतलब इक्वल देके इक्वल के इधर उधर करके भी हम लोग लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर हमें ये वाला वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू पता है तो ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं, और ये निकाल लेंगे तो इसके आगे भी हो जाएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है ना, वैसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलो यहाँ पर कितना आना चाहिए ताकि ये ऐड करके 6,54,000 आ जाए, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। माइनस करके बताओ कितना, -1,67,000। 4,87,000। 4,87,000। अच्छा देख लो ऐड करने से आता है। 4,87,000। अच्छा, तो यहाँ पर कितना लिखे ताकि ये 1,93,000 के साथ उतना ऐड हो जाए, माइनस করে দিতে হবে 1,94,000। 4,94,000।
कितना एक बार? 2,94,000। 2,94,000। 2,94,000। अच्छा, ये दोनों ऐड करने से इतना आना चाहिए। अच्छा, आंसर देख लेते। 2,94,000 टैली तो नहीं हुआ। 3,04,000 2,94,000 आया तुम लोगों का। ओ WIP था ना, WIP तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री कॉस्ट कौन सा दिया हुआ है बोलो, नेट या ग्रॉस? ये हमेशा कौन सा दिया हुआ होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आंसर में देख रहे थे, हमारा आंसर जो था वो किसके साथ टैली हुआ था, नेट वाले के साथ या ग्रॉस वाले के साथ? ये देखो यहाँ पर जब हम लोग कर रहे थे, या नेट के साथ टैली हो रहा था। तो यहाँ पर नेट या ग्रॉस डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा ये कौन सा दिया हुआ है। तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड जो भी आएगा, रुको थोड़ा सा गलत हो गया इस वजह से, अभी ये हटा देते हैं। ये तो आंसर लिखा था हम लोगों ने, ये वाला ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम लोगों का जो भी आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। जब भी WIP है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, इसीलिए नहीं आया आंसर। देखो ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब आंसर सही आएगा। देखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो हमें आंसर में दिया हुआ होता है, अगर WIP है तभी ये वाला प्रॉब्लम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये कितना है? 6,54,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6,54,000। अच्छा, क्लोजिंग WIP देखो गिवन है, ये बिगिनिंग है 70, क्लोजिंग है 80, क्लोजिंग है 80, बिगिनिंग है 70। अच्छा, तो ये बोलो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आना चाहिए? ये दोनों तो नेट करके -10,000 आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कितना अमाउंट आए जो कि -10,000 के साथ माइनस होके -10,000 होके 6,54,000 होगा। इसमें ऐड कर दो 6,54,000 में 10, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। अगर x होता है, हाँ बोलो। 6,64,000। 6,64,000। अच्छा, अब इसका आगे बोलो, आगे वाला वैसे ही माइनस करते हुए बोलो कितना आएगा? 4,97,000। अच्छा, 4,97,000। और ये 3,04,000। 3,04,000 तुम लोग बोल रहे हो, मैंने लिख दिया। आंसर देखते हैं। हाँ, 3,04,000। देखो अगर तुम लोग को ऐसे समझने में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा ना 6,64,000, इसको तुम लोग x मान सकते हो। तो x प्लस 70,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 6,54,000 हो गया। अब x और यहाँ पर कितना 10,000 इक्वल टू 6,54,000, तो 6,54,000 प्लस 10 तो 6,64,000। इस तरह से तुम लोग यहाँ पर एक इमेजिन करके भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो तो भी हो जाएगा। तो हम लोगों का सेकेंड आंसर भी आ गया, दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिख रहे थे वैसे ही लिख लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब देखो दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है 6,84,000। अच्छा, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,84,000 दिया हुआ है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं पता कितना ओवरहेड है। ये ऐड होने के बाद क्या आता है? ये ऐड होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग। ये देखो अभी क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लेस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो ये हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हमें नहीं पता। इसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6,84,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,84,000। अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 1,10,000। तो ये कितना आ जाएगा? Office and administration overhead 30,000.
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 30,000, हाँ माइनस करने से 30,000 ही तो आ रहा है, हाँ 30,000 हो जाएगा माइनस करने से, ये इसके साथ 30,000, ये बैलेंसिंग फिगर करके कैलकुलेट कर लिया। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देते, कितना आ रहा है ये ऐड करके बोलो। 7,94,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और 7,94,000 में ऐड करना है हमें क्या, क्लोजिंग सॉरी लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था 95, तो माइनस करके देखो कितना आता है, माइनस कितना माइनस करना है, 7,94,000 से माइनस कर दो 95, कितना आता है 6,99,000. 6,99,000, इसे हम लोग बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,99,000 आ गया। 6,99,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक ही हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो ये देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर हमें पता है तो हम लोग इस तरह से लिख के भी माइनस करके भी चेक करके कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये छोटा सा कॉस्ट शीट था, कॉस्ट शीट नहीं था बल्कि हमें अलग अलग पॉइंट पूछा था। ऐसा ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012। देखो क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 847, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पूछ रहा है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड पूछा है फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दे दिया है, मिसिंग आइटम्स हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, देखो वही कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड मतलब कंज्यूम्ड, यूज्ड मतलब ही कंज्यूम्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड यानी कंज्यूम्ड कितना है 847। अच्छा इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पूछा है, वो तो फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया, डायरेक्ट लेबर 389, तो ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर 389, तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। और अगर कोई और भी डायरेक्ट खर्चा है देख लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं बताया, तो प्राइम कॉस्ट दोनों का ऐड करने से पता चलेगा। बोलो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है 1236. 1236। अच्छा अब इसमें ऐड हो जाएगा फैक्ट्री, क्या ऐड होगा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने से हमें क्या मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। चेक करते हैं, कुछ तो एक दिया हुआ था हम लोगों को, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना होगा ये पूछ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ था क्या, नहीं, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों का यहाँ पर कुछ भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या हो जाएगा ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ऐड होने से हमें क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ, क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शायद यहाँ पर डेटा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1878, यहाँ पर लिख देते 1878। अच्छा यहाँ पर क्या एडजस्ट हो जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने WIP नहीं लिखा है क्योंकि WIP था नहीं क्वेश्चन में, देखो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बताया, ओपनिंग नहीं पता क्लोजिंग 94, अच्छा ओपनिंग नहीं पता क्लोजिंग 94 है। यहाँ पर क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या ये दिया हुआ है चेक करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1949, ये लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1949, तो वो यहाँ पर मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। ये देखो एक काम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और जो इस बार प्रोडक्शन हुआ ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, देखो वो हम लोग पहले वाले कॉस्ट शीट में लिखे थे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतना अवेलेबल है सेल करने के लिए, लेकिन इसमें से अगर हम लोग नहीं पूरा सेल कर पाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगा, तो ये है
49, ठीक है। अब जितना नहीं बेचे वो रह जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये बच जाएगा, ठीक है। बचने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कितना हम लोगों ने सेल कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में डिफरेंस है। मेरे पास 10 पीसेस कॉपी था, लेकिन मतलब अवेलेबल फॉर सेल 10 पीसेस था, लेकिन मैंने 8 पीस ही बेचा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने मैंने बेच दिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर पूछा है कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया हुआ था, ये हमें नहीं पता। अच्छा, और क्या खर्चा लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो लिख दिया, और तो मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, क्या लिख सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 94, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 94, अच्छा ये लिख दिया। अच्छा ये 94 है, अच्छा तो ये माइनस करके बताओ कितना होगा, 1949 और 94 1855 1955 1855 अच्छा 1855। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1855, ये देखो हो गया 1855। अच्छा अब हम लोग आगे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना होने से ये दोनों ऐड करके आ जाएगा, तो ये ये x इमेजिन करो, इसको x हो जाएगा, तो 1878 प्लस x इक्वल टू 1949, तो x इक्वल टू कितना 1949 माइनस 1878, माइनस करने से तो पता चलेगा, बोलो कितना आ रहा है 71 71। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 71, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 71, ये भी पूछा था हमें आंसर, तो ये भी आ गया। अच्छा अगर ये इतना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कितना होगा, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा यहाँ पर फैक्ट्री का एक्चुअली यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बताया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आंसर दे रखा है 642। अच्छा एक बार माइनस करो तो 1878 माइनस 1236 कितना होता है, सिक्स 642। हाँ 642। अब यही वाला क्यों आंसर होगा, देखो पूरे क्वेश्चन में तुम लोग देखो, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया है जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश गुड्स जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर डायरेक्ट लेबर ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये फैक्ट्री का था, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ये भी यहाँ पर था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये सब का पार्ट था, लेकिन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में अलग से हमें कुछ नहीं बताया था। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बोला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो कैलकुलेट करना ही, मतलब ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अब ये 1878 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 1878 दिया हुआ है, बट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे, तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1878 आना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो ये भी 1878 आएगा, 1878 प्लस 0 करने से इतना ही आएगा, तो इसका मतलब ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारा, माइनस करने से पता चलेगा कैसे, ये 1878 माइनस 1236 फैक्ट्री ओवरहेड 642, ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा फिर 642, क्योंकि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताया नहीं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, नहीं कर पाएंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग इस तरह से आंसर निकाल सकते 642, कुछ अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कॉस्ट शीट का ही है लेकिन ये क्वेश्चन भी अलग है, देखो नीलगिरी एयर कंडीशनिंग कंपनी प्रोड्यूसेस रेफ्रिजरेटर एंड सेल्स ईच फॉर 2000। अच्छा ये लोग रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन करता है और एक एक रेफ्रिजरेटर 2000 करके बेचता है ड्यूरिंग ए सर्टेन अकाउंटिंग ईयर, द डायरेक्ट मटेरियल, द डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट आर 60%, 20% एंड 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और ओवरहेड का खर्चा परसेंटेज में दिया हुआ है, 60%, 20%, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो तुम लोग बताओगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स चेक करना पड़ेगा, ये तो सेल्स है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ पर आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगाने के बाद, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ प्रॉफिट ऐड करने से ही तो सेलिंग प्राइस आता है, दैट इज 2000। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं आगे कुछ दिया हुआ है क्या। इन्हें सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर, इसके बाद, ठीक है, ये जो अकाउंटिंग ईयर में ये लोग प्रोडक्शन किया है रेफ्रिजरेटर, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 15%। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पहले जितना भी था अभी 15% बढ़ जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17.5% बढ़ गया है। ड्यू टू दिस इंक्रीजेस इन कॉस्ट देयर वुड बी ए 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा देखो, अगर कॉस्ट बढ़ रहा है और हम लोग अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। वही चीज बोल रहा है 50% कम हो गया प्रॉफिट इफ द सेम सेलिंग प्राइस इज टू बी मेंटेन। अच्छा पीछे बताया भी है कि सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन हुआ है, तभी पॉसिबल। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं तो शायद हमारा जो प्रॉफिट है वो हो सकता है प्रीवियस ईयर के तरह भी रह जाए। वो डिपेंड करेगा ना हम लोग कितना सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे उसके ऊपर। कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन लोग को मेंटेन करना है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस्टिंग ज्यादा हो जा रहा है और हम लोग 2000 में ही बेचेंगे तो फिर प्रॉफिट तो कम होगा ही। तो हमें सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है, उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कंपनी के लिए। अच्छा, बस इतना ही बोला है क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। करेंट ईयर मतलब करेंटली जो सेल हो रहा है, जिसमें कॉस्ट हमारा कुछ 60%, 20% एंड 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रहा है, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना है, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि इतना % प्रॉफिट मेंटेन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले खर्चा कौन सा लग रहा है? मेटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इसका खर्चा कितना है? डायरेक्ट मटेरियल है देखो 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है? 20%। ये भी सेम चीज ही बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, ये दोनों मिला के होना चाहिए प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें नहीं पता, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लेते हैं कि x है, यहाँ पर लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं, लेट कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू x, ठीक है, वो ऊपर लिखना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर 60% ऑफ x मतलब x इंटू 60%, तो कितना हो जाएगा? मतलब 60/100 कर लो, कितना? 0.60x, ठीक क्या है? हाँ मैम। अच्छा 0.20x, तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है, तो कितना हो जाएगा? 0.80x, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर ओवरहेड बोला था, देखो यहाँ पर 20%, ये ओवरहेड बोला था ना, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट आर 20%। तो ओवरहेड कौन सा ओवरहेड है नहीं बताया, तो वही फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सारा मिला के ओवरहेड 20% ऑफ x, 0.20x, तो कितना हो जाएगा? 80 पैसा और 20 पैसा, ऐसे तो दोनों मिला के 1 रुपया यानी x हो जाएगा। 1 रुपया यानी x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हमारा सारा ओवरहेड ऐड हो जाता है तो ये क्या आएगा? जो x आ रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर सारा ओवरहेड ऐड हो गया है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ, बोलो x क्या माने थे? टोटल कॉस्ट या फिर क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है वही तो टोटल कॉस्ट होता है। पहला वाला देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोगों ने सब किया था ना, कहाँ चला गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने लिख के दिखाया था, कहाँ पर? ये देखो, ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका और एक नाम भी होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये भी लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए सारा टर्म में। टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और देखो हम लोग वही माने थे x कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, तो करेंटली हमारा जो मतलब खर्चा हो रहा है मेटेरियल पे, लेबर पे, वो सब मिला के हो रहा है x रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स x रुपीज आ रहा है, हम लोग बेच रहे कितना में? 2000 में। अब हमें सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है, तो हम लोग लिखते हैं लेट प्रॉफिट बी
y, ठीक है, हम लोगों को y रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? ये टोटल कॉस्ट भी होता है। सेलिंग प्राइस मतलब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना आया? x रुपीस, प्रॉफिट हम लोगों ने मान लिया कितना? y, सेलिंग प्राइस कितना है? एक रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस है 2000 रुपीस। ये करेंट सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, ये सब इंक्रीज हो रहा है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो रहा है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा? दीदी टोपोटा देखो। হয়ে গেছে। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो, सब्सिक्वेंट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? अगर वो प्रीवियस से 15% बढ़ जाएगा, तो प्रीवियसली कितना था? 0.60x, 0.60x था और 15% बढ़ गया तो कितना होगा? बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा? 0.69x। 0.69x। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी कुछ इंक्रीमेंट आया है। लेबर कॉस्ट 17.5% बढ़ जाएगा, तो जितना था उसमें 17.5% बढ़ेगा। कितना था? 0.20x। तो 0.20x इंटू 17.5% कितना हो रहा है? देखो कितना हो रहा है। कैलकुलेटर में करो पहले। सॉरी, 0.235x। 0.235x, 0.235। 0.235। हाँ, अब ये दोनों को टोटल करके देखो, प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? नहीं, ये 5 तो नहीं होगा, टोटल करो, 9 + 5 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? हाँ, 0.69। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पीछे कैसे लिखना चाहिए? हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक 0 देंगे ना दोनों को बराबर करने के लिए। अब बोलो टोटल करके कितना आएगा? नहीं तो तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे तो मिल जाएगा, 0 नहीं भी लिख के करोगे तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। 0.925। 0.925x। एक मिनट, अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे ओवरहेड, है ना? ओवरहेड तो खर्चा है हमारा, ये देखो ओवरहेड तो इस बार भी लगेगा, लेकिन ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में बोला कहाँ है कि ओवरहेड में कोई चेंजेस है? कुछ नहीं चेंजेस है, तो ओवरहेड एज इट इज रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को हमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्चा होता है। दैट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का, यानी 0.20x। तो बताओ कितना हो रहा है? अब ऐड कर दो 0.20, 1.125x, ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? अगर हमें सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है प्रीसीडिंग ईयर की तरह, तो हमें कितना अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो प्रॉफिट अगर सेम मेंटेन करना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? y। तो यहाँ पर लिखो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 1.125x, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हमारा सेलिंग प्राइस आना चाहिए, ठीक है। तो 1.125x प्लस 5y, नहीं से प्रॉफिट में भी चेंज हुआ है, ये देखो। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी ए 50% डिक्रीजेस इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 50% डिक्रीज हुआ है। पहले वो वाला पॉइंट हमें डील करना पड़ेगा कि अगर हमारा ऐसा ऐसा चेंजेस है तो प्रॉफिट 50% डिक्रीज हुआ है। पहले y था, अब 50% डिक्रीज हुआ है, तो y माइनस y इंटू 50%, बोलो कितना होगा? मतलब 50% मतलब तो आधा, मतलब पॉइंट कितना?
0.50y 0.5, तो ये माइनस करने से y माइनस 0.5y ना, y मतलब 1 हो गया, 1 माइनस 1 इंटू 50% करो ना, फिर उस पे y लगा देंगे, हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0.50 हाँ 0.50 और y है तो y लिख देंगे 0.50y हो गया। अच्छा अब इसका बताओ कितना हो रहा है प्रॉफिट ऐड करने के बाद, ये नहीं ऐसे तो ऐड नहीं होगा, ये x है ये y है, तो 1.125x प्लस 0.50y ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला था, देखो हमें बोल रहा है कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज दैट अर्न ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, और यहाँ पर बोला है इफ द सेम सेलिंग प्राइस इज टू बी मेंटेन। अच्छा देखो यहाँ पर 50% डिक्रीज हो जा रहा है प्रॉफिट में, इफ द सेम सेलिंग प्राइस इज मेंटेन, अगर सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन होगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, तो प्रॉफिट 50% डिक्रीज हो जाएगा। सेम सेलिंग प्राइस मतलब कितना, 2000, सेम सेलिंग प्राइस मतलब 2000, अगर हमारा सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन होता है यानी 1.125x प्लस 0.5y इक्वल टू अगर 2000 होता है तो ये 50% डिक्रीज आएगा सेलिंग प्राइस में, तो ये इक्वेशन 2 दे देते हैं और एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया था 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 2000 पहला इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2000, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2000 हम लोग ये वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और 1.125x प्लस 0.5y इक्वल टू 2000 ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा अब 1 इंटू 1.125, पहले इक्वेशन को 1.125 से इंटू कर देते हैं माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग कोई और मेथड भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, उसमें भी हो जाएगा। तो 1.125x हम लोग पहले वाले इक्वेशन को 1.125 से इंटू कर रहे हैं, तो प्लस 1.125y इक्वल टू, तो इक्वल के इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो 2000 इंटू 1.125 कितना होगा। अगर तुम लोग को ये वाला मेथड टफ लगता है तो तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ये क्या किया मैंने, पहले इक्वेशन को 1.125 से दोनों साइड करना पड़ेगा ना, दोनों साइड इक्वल होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1.125x प्लस 0.5y इक्वल टू 2000, ये मैंने क्या था इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा 1.125 माइनस 0.5 कितना होगा, 1.125 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 0.625y इक्वल टू, ये माइनस करने से 250 आ गया, तो y इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 0.625 400, तो y 400 आ गया, तो x कितना आएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 400 कितना होगा 1600 है ना, 1600। तो मैंने x क्या माना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 1600 आ गया और प्रॉफिट आ गया 400। ठीक है, और इस तरह से सेलिंग प्राइस 2000 हो रहा है, तो एक तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। अब इसका मतलब ओल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, मतलब प्रीवियस ईयर का 1600, और ओल्ड प्रॉफिट ये है 400। अब हमें बोला है ना न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे न्यू सेलिंग प्राइस किस बेसिस पे निकलेगा, प्रीवियस ईयर का सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 400। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल्स भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ही निकाल लेते हैं इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 100, देखो कितना होता है 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16, 25% ऑन कॉस्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट किया था। अब हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग 25% कॉस्ट को ही मेंटेन करेंगे तो हमारा फ्यूचर में सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट
प्लस क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अभी सब्सिक्वेंट ईयर में अगर हमारा प्राइसेस बढ़ जाता है तो कॉस्ट कितना आता है 1.125x, ये देखो ना ये सब इंक्रीज करके ही तो आया है 1.125x, तो हम लोग वही वाला लिख लेते हैं। कॉस्ट आ जाएगा 1.125 और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 1600, ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट कितना करना है, प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट ये इनटू कर लो तो वही वाला वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये मेरा तो इंक्रीज प्राइस है। हाँ बोलो कह तो 1800 1.125 इंटू ওটা বলছো इंटू 1600, हाँ 1800, अच्छा 1800 तो হচ্ছে 450। अच्छा 25% হচ্ছে 450, तो टोटल करो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2250, हाँ 2250, हाँ 2250। तो ये देखो नया सेलिंग प्राइस बट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, पुराना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है और प्राइस हमारा कॉस्ट का इंक्रीज भी हो रहा है, मेटेरियल का, लेबर का, सिर्फ ओवरहेड का चेंज नहीं हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस 2250 रखेंगे तो हमारा उतना ही प्रॉफिट मेंटेन हो जाएगा। चेक करके देख सकते हैं 450 डिवाइडेड बाई 1800 करके देखो 25% आना चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 25% आ रहा है तो सेम हो जाएगा ना। ये देखो प्रॉफिट 450 और कॉस्ट 1800 इंटू 100, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 25% ही आना चाहिए, ठीक है, सेम ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, The books and records of AX Manufacturing Company presents the following data for the month of August 2013. Direct labor cost दे दिया है 16,000, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 56,000, अच्छा रॉ मटेरियल दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग, अदर डेटा में सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स फॉर द मंथ, ये सेल्स वैल्यू हो गया और एक्सपेंसेस का मतलब ही ओवरहेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न। अच्छा तो ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रॉफिट अर्न। तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट ही बनाते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या खर्चा दिखाना चाहिए, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्या करते हैं परचेज, और परचेज का कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी ऐड होगा, चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8000, परचेज हमें गिवन नहीं है, परचेज हमें गिवन नहीं है, अच्छा परचेज तो हुआ होगा, देखो कंफर्म है परचेज हुआ होगा, कैसे बोलो, अगर 8000 मेरा ओपनिंग में था उसके बाद मेरा क्लोजिंग में 8600 बच रहा है तो बोलो परचेज है कि नहीं है, वो क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसे अराइज हो रहा है तो इससे तो ये प्रूव होता ही है कि हम लोगों ने जरूर परचेज किया होगा, तभी तो क्लोजिंग में 8600 बचा हुआ है। बोलो परचेज का डेटा इसका मतलब होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हाँ तो ये देखो परचेज डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है लेकिन परचेज का डेटा होगा जो कि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो परचेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाला डेटा हम लोग को दे रखा है 8600, तो ये एडजस्ट करने से आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या ये दिया हुआ है, नहीं ये भी नहीं दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर,
अच्छा, डायरेक्ट लेबर देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 16,000। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों को 16,000 दे रखा है, तो ये सब ऐड करने से आना चाहिए प्राइम कॉस्ट। अभी तो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डेटा दे रखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% यानी 16,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस डेटा से, क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 16% है, मतलब 160% है, मतलब 160% ऑफ अगर एक्स मान लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एक्स अगर है, तो वो इक्विवेलेंट टू है 16,000 जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। अब 160% ऑफ एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 100 करो, 160 डिवाइडेड बाय 100 करो, पॉइंट में मिल जाएगा 1.6x इक्वल टू, अगर 16,000 होता है तो x इक्वल टू कितना होगा बोलो? वन थाउजेंड नहीं, 1000 कैसे हो सकता है? कम कैसे हो सकता है? 16,000 डिवाइडेड बाय, मैम तो सिंपली परसेंटेज करने से भी हो जाएगा, इस ऐसे करने से भी उतना ही आ रहा है 25,600। 25,000 10,000 आएगा ना फैक्ट्री ओवरहेड? 1.6x और वो 16,000 है ना। हाँ, तो ये तो डिवाइड होगा ना, हाँ, तो ये 10,000 होगा। हाँ 10,000। 10,000 होगा, क्योंकि हम लोग को बोला है यहाँ पर कि फैक्ट्री ओवरहेड का 160% इक्वल टू 16,000 जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बराबर है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000, ये कैसे आया है? 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड को करके। फैक्ट्री ओवरहेड का 160% करने से जितना आता है वो 16,000 है। तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम लोग मान लेते हैं x है, तो x का 160%, तो 160 बाई 100 कर दो, 1.6x इक्वल टू 16,000, x इक्वल टू 10,000। x क्या था? x था फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आंसर समझ में आ जाए। फैक्ट्री ओवरहेड ये 10,000 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अब फैक्ट्री कॉस्ट, क्या फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर हमें कुछ दिया हुआ है? WIP दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को कौन सा फैक्ट्री कॉस्ट लिखना चाहिए? इसका मतलब ग्रॉस, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है? 8,000। लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000। अच्छा, तो ये सब एडजस्ट करके क्या आएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं पता अभी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा। अच्छा, इसके बाद ऐड हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये दे रखा है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक ही बात है, 2,600। तो ये ऐड करने से क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये ऐड करने से आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि गिवन है। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये देखो 14,000। ये ऐड करने से आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज 18,000। ये आ जाएगा COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS। क्या COGS दिया हुआ था? नहीं, ये भी नहीं दिया हुआ था। फिर इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर ऐड हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड। পেজ আগেরটা দেখো হয়ে যাচ্ছে। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड
देखते हैं कितना दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस एक था, ये रहा 3400, ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस, ये ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ नहीं है। अच्छा, बाकी तो लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए प्रॉफिट, तो आ जाएगा सेल्स, प्रॉफिट फिर सेल्स आ जाएगा। देखते हैं प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है नहीं, सेल्स दिया हुआ है 75,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स 75,000। अब देखते हैं कैसे करके हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, यहां से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला अगर 10,000 आया था, ये 10,000 आया था, ये यहाँ से कर सकते हैं। ये 12,000 है, ये देखो ये 12,000 है। यहाँ पर कितना लिखने से ये 10,000 आएगा, इसको कैसे एडजस्ट करें, एक मिनट देख लेते हैं। ये 8,000 है, ये नहीं पता, ये पता है, माइनस ये वाला, ये डायरेक्ट लेबर 16,000, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता, यहाँ पर क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और उसमें ये एडजस्ट होना चाहिए। एडजस्ट होने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें। क्या रॉ मटेरियल लिख लिया था मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ WIP ये भी लिखा, फिनिश गुड्स भी लिखा, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेल्स फॉर द मंथ। अच्छा, यहाँ पर 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 56,000, हाँ अब तो होगा, कुछ तो डेटा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, तो ये लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वाला 56,000 अब होगा, ठीक है। अगर ये 56,000 है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड ऐड हो गया, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर। ये अगर 59400 59400 कॉस्ट ऑफ सेल्स 59400, हाँ 59400। अगर ये 75 है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा, बैलेंस करके बताओ। ये 9 लिखा है मैंने, 19,000। 156 हाँ 15600, हाँ वही वाला, हाँ 19, 15600। हाँ 15600, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर भी फिलअप होते जाएगा। ये 56 है, ये 18 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, माइनस में है, वो ध्यान रखो। तो ये 18,000, मतलब ये अगर x मान लेते हो तो x माइनस 18,000 इक्वल टू 56,000, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 प्लस 18, तो बोलो यहाँ पर कितना होगा। मतलब ये अगर x है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे x माइनस 18,000 इक्वल टू 56, हाँ 74। हाय राम, चला गया क्या, नहीं ठीक है, 74,000, ठीक है। अच्छा 74 और ये 14, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 60 होना चाहिए, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आना चाहिए 60 प्लस 14 74। अच्छा 60 और ये 2600, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 60 से 2600 क्या करोगे, लेस करके बताओ कितना आएगा। 60,000 माइनस 2600 करो तो पता चलेगा यहाँ पर कितना आना चाहिए 57,400। 57,400, अच्छा 57,400 ये आ रहा है। अच्छा इधर कितना आएगा, ये अगर x होता है, इसको x सोच लो, x प्लस 8,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 57,400, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस कितना 4,000 और यहाँ पर 57,400, तो बोलो x कितना आ जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं 60,400 या 61 आ रहा है, 61,400 आ रहा है। देखो इस तरह से निकाल सकते हैं ना हम लोग। ये अगर x मान लोगे, ये इधर प्लस है इधर माइनस है, 8,000 माइनस 12,000 कितना, माइनस 4,000, 57,400 और ये इधर जाएगा तो प्लस 4,000 हो जाएगा, जस्ट इक्वेशन सॉल्व की तरह। तो ये हो जाएगा 61,400 आ रहा है। अच्छा अब ये 61,400 आ रहा है, यहाँ 10,000 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए प्राइम कॉस्ट, ताकि ये ऐड होके हो जाए, माइनस करके बता दो 51,400। तो
ये टोटल करके इतना आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना होने से ये 51,400 होगा, माइनस करके बताओ। ये x हो गया ना, तो x इक्वल टू दिस वन माइनस 16,000, माइनस करो तो ये 400 तो हो रहा है, और 400 35 35,000 35,400 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये अगर 35,400 है, इधर है 8,000, और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो 8,000 माइनस 8,600 कितना होता है? ये अगर x मान लेते हो तो 8,000 प्लस x माइनस 8,600 इक्वल टू 35,400, इस तरह से कर लो। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35,400, और ये माइनस 600 हो रहा है। 8,000 माइनस 8,600 माइनस 600, ये इधर आएगा तो प्लस 600 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है? 36 हो रहा है, आई थिंक 36, 600 और 400 1000, हाँ 36,000। तो परचेज आ जा रहा है 36,000। ऐसे लिखने से कॉस्ट शीट का भी तुम लोग को हैबिट हो जाएगा, हर एक टर्म तुम लोग समझ जाओगे क्या हो रहा है। तो 36,000, हाँ रॉ मटेरियल परचेज बोला था कैलकुलेट करने के लिए 36,000, और यहाँ पर प्रॉफिट 15,600, ये भी शायद हमारा 15,600 आया है, हाँ 15,600। দিদি পারচেজটা কত হলো? परचेज एलो 36,000 36,000। হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये अलग है, ये क्वेश्चन भी अलग है। देखो, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री इज 2,40,000 यूनिट पर एनम। एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन करने का नॉर्मल कैपेसिटी है 2,40,000 यूनिट्स पर एनम, मतलब साल में 2,40,000 यूनिट। द कॉस्ट एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल है 5 पर यूनिट खर्चा, लेबर है 3 पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 35,000 पर मंथ। मतलब 3 पर यूनिट करके दे रहा है, लेकिन हर मंथ में 35,000 मिनिमम होना चाहिए लेबर का खर्चा, ठीक है। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम होने से नहीं चलेगा। मिनिमम का मतलब यही होता है कि कम से कम 35, उससे ज्यादा होगा चलेगा, कम होने से नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फिक्स्ड है, वेरिएबल है। फिक्स्ड का टोटल दिया है, वेरिएबल जैसे होता है पर यूनिट में दे रखा है। सेमी वेरिएबल 80,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 40,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं उसे, बजट कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड हो जा रहा है। Each unit of raw materials yield scrap which is sold at 1 per unit. Each unit of raw material yield scrap which is sold at 1, मतलब raw material अगर स्क्रैप हो जाता है तो उसे हम लोग 1 पर यूनिट करके बेच सकते हैं। तो रॉ मटेरियल का अगर स्क्रैप होता है तो रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेच के जो पैसा आएगा वो हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम करेगा, यानी रॉ मटेरियल हम लोग जितना भी खरीद रहे हैं और एज ए स्क्रैप जितना भी बेचेंगे वो हमें क्या करना है? एडजस्ट कर देना है। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने 5 यूनिट रॉ मटेरियल खरीदा तो 5 इंटू 5 25 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, 5 रुपीज पर यूनिट करके है। और रॉ मटेरियल से स्क्रैप जब भी होता है 1 यूनिट स्क्रैप 1 रुपया में बिक जाता है। मान लो 2 यूनिट स्क्रैप हो गया तो 2 इंटू 1 2 रुपीज, तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 23 हो जाएगा एडजस्ट होने के बाद। इसको स्क्रैप को इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। स्क्रैप बेच के जो प्रॉफिट आता है वो हमारा उस रेस्पेक्टेड कॉस्ट को कम करेगा। अगर फैक्ट्री का कुछ स्क्रैप होता तो वो फैक्ट्री ओवरहेड को कम कर देता। अच्छा, उसके बाद देखो, ड्यूरिंग 2010 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। 2010 में फैक्ट्री 50% कैपेसिटी में काम कर रही है फर्स्ट 3 मंथ्स। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर 9 मंथ्स, रिमेनिंग 9, क्योंकि 12 मंथ्स 3 और 9 दो पार्ट में डिवाइड है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस वाज 20. What would be the price during 9 months remaining so as to produce total profit 11,39,800 for the year as a whole? अब क्या बोल रहा है कि एक तो इन लोगों ने कैपेसिटी 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% कैपेसिटी का यूज होगा, उसके बाद 80%, और फर्स्ट 3 मंथ्स जो है उसमें सेलिंग प्राइस रखा है इन्होंने 20 पर यूनिट करके, जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहा है। और उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट 9 मंथ्स में इनको सेलिंग प्राइस
कितना रखना चाहिए ताकि टोटल पूरे ईयर का प्रॉफिट 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का जो भी प्रोडक्शन डेटा है, सेलिंग डेटा है, उसके बाद प्रॉफिट हमारा टोटल आ जाए 11,39,800, इतना आना चाहिए। तो इन लोगों को कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। पहले 3 मंथ्स का बता दिया, लेकिन उसके बाद का 9 मंथ्स का प्रॉफिट किस हिसाब से रखना चाहिए ताकि सेलिंग प्राइस किस हिसाब से रखना चाहिए ताकि टोटल प्रॉफिट उस ईयर का यानी 2010 का 11,39,800 आए, ठीक है। ये हमें चेक करने के लिए बोला है। तुम लोग बेसिकली कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का अलग अलग करके प्रिपेयर करेंगे, या फिर एक ही जगह पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस्ट शीट, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स और नेक्स्ट 9 मंथ्स, या फिर लिखते, हाँ नेक्स्ट 9 मंथ्स लिख देते तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 9 मंथ्स या फिर रिमेनिंग 9 मंथ्स भी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिट और टोटल दोनों ही कॉलम यूज करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट डेटा भी है और हमें टोटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 2,40,000 ओवरऑल कैपेसिटी बता रखा है हमें। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, 50% अगर कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारा आउटपुट कितना आएगा, मतलब प्रोडक्शन कितना होगा, ये बता सकते हो। यहाँ पर और यहाँ पर कैलकुलेट करके कोशिश करो बताने का। ये जो 2,40,000 ये पर एनम का है, यानी कितने दिन का है, बोलो कितने मंथ का है, क्योंकि देखो ना डेटा तो मंथ में डिवाइडेड है, 12 मंथ। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का आ जाएगा, कितना होता है 20,000। 20,000। तो फर्स्ट 3 मंथ्स का कितना होगा, एक महीने का अगर 20,000 है, 20,000 इंटू 80,000 तो नहीं होगा, 20 ना 60,000 3 बार 20 हो रहा है ना, तो 60,000। लेकिन ये तो नॉर्मल कैपेसिटी है, ये तो 100% कैपेसिटी के हिसाब से अगर पर मंथ हम लोग प्रोडक्शन देखें, ये तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होने से 2,40,000 होगा, उस हिसाब से पर मंथ का 20,000 होगा और उस डेटा के अकॉर्डिंग 3 मंथ का 60,000 होगा। ये 100% कैपेसिटी लेवल से हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग 50% कैपेसिटी लेवल यूज करेंगे 3 मंथ्स के लिए तो प्रोडक्शन 60,000 तो 100% है, तो 50% कितना हो जाएगा 30,000। 30,000 क्वेश्चन इसीलिए देखो, इसीलिए हम बोल रहे हैं ठीक से हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2,40,000 ये बोल रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी मतलब 100% जो मैक्सिमम हो सकता है नॉर्मल, उससे कम कर रहे हैं तो फिर कम कैपेसिटी यूटिलाइज करें ना। तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करके पूरे 12 महीने में 2,40,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक एक महीने में 100% कैपेसिटी से 20,000 हो रहा है, तो 3 महीने में 100% कैपेसिटी से 60,000 हो रहा है। बट हम लोग 100% नहीं यूज कर रहे, 10 के फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा 30,000 आउटपुट का कैलकुलेशन होगा 30,000। तो इसका तुम लोग वर्किंग चाहो तो एक बार कॉपी में बना लो, ठीक है, ये तो भूल जाओगे बाद में कैसे 30,000 आया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करोगे तो ये 3 मंथ्स का आ जाएगा, जो भी आएगा वो 100% है, इसका 50% कर लेना है, तो ये ऐसे हो जाएगा 30,000। तो इसके ऊपर लिख रहे हैं बट तुम लोग वर्किंग नोट करके लिखना। अच्छा, नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या यूटिलाइज हुआ है 80% कैपेसिटी फॉर 9 मंथ्स, तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 करेंगे तो 9 मंथ्स का हमें पता चल जाएगा। ये 100% है, लेकिन 100% का जितना हो रहा है हम लोग तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें जितना हो रहा है उसका 80% आउटपुट मिल सकता है। तो तुम लोग बोलो कितना होगा, चेक करके देख लो। 1,44,000। 1,44,000 सेम कंसेप्ट से ही बोला मैंने, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 तो पर मंथ का आ जाएगा, इंटू 9 करोगे तो 9 मंथ्स का आ जाएगा, जो कि 100% कैपेसिटी का बता रहा है, इंटू 80% करोगे तो 80% में कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो 1,44,000। अब हम लोग को पता चल गया कि कितना कितना यूनिट हम लोग को प्रोडक्शन करना है फर्स्ट 3 मंथ्स और नेक्स्ट 9 मंथ में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट और टोटल,
यहाँ पर भी लिखेंगे पर यूनिट और टोटल, ये सब रुपीज में है, ठीक है, ये भी रुपीज में है, रुपीज रुपीज रुपीज। अच्छा, सबसे पहले कौन सा खर्चा लिखे? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल देखो पर यूनिट कितना करके दिया हुआ है? 5, ठीक है, 5 पर यूनिट दिया हुआ है, तो 30,000 इंटू 5 टोटल कितना हो जाएगा? क्योंकि 3 मंथ्स में तो 30,000 हो रहा है, तो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 यहाँ, हाँ यहाँ पर भी 5, तो 5 इंटू 1,44,000 कितना होता है वो देखना पड़ेगा। टू तो नहीं, 7,20,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक बोला था कि कुछ स्क्रैप था, स्क्रैप बेच रहा है ये लोग, कहाँ पर गया वो वाला लाइन? ये रहा, 0.4 ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड्स। हर एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल में स्क्रैप होता है, मतलब एक यूनिट रॉ मटेरियल यूज करते हैं उस पे स्क्रैप आ जाता है जो कि 1 रुपए करके बिक जाता है, तो स्क्रैप बेचने से हमारा मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो 1 रुपया करके रिकवरी हो जाता है, तो 30,000 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे तो एक 30,000 यूनिट का स्क्रैप भी बनेगा रॉ मटेरियल का, ये तो फिनिश गुड्स है, तो 30,000 यूनिट फिनिश गुड्स पे 30,000 यूनिट रॉ मटेरियल स्क्रैप होगा, तो 1 रुपया करके बिक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000, ठीक है, ये माइनस में लिखना पड़ेगा, ये भी माइनस, तो हमारा जो पर यूनिट प्राइस, वैसे तो मार्केट प्राइस 5 रुपीज था, लेकिन स्क्रैप बेचने के बाद वो 4 रुपीज हो रहा है, और यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर भी 1 रुपीज 4, यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे तो 1,44,000, ये माइनस करके बता दो सिर्फ कितना आ रहा है? $5,76,000। अच्छा, 5,76,000 ये हो गया मटेरियल। इसके बाद कौन सा खर्चा आता है? डायरेक्ट लेबर, फिर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा इसके बाद। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना है? 3 पर यूनिट, लेकिन 35,000 मिनिमम होना चाहिए, तो 3 पर यूनिट, तो 3 रुपया करके 30,000 का कितना होगा पर यूनिट? अगर है 90,000, लेकिन यहाँ पर बोला था सब्जेक्ट टू 35,000 पर मंथ, तो 3 इंटू 30,000 अगर करते हैं, ये देखो 90,000 आता है, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन दे रखा है कि कम से कम मंथली 35,000 होना चाहिए, तो 3 मंथ्स का 35,000 इंटू 3 कितना होता है? चेक कर लेंगे ना, मिनिमम कितना हो रहा है? 3 इंटू 35, क्योंकि बोला है ना मिनिमम 35 पर मंथ होना चाहिए, चेक करो कितना होता है? 1,05,000। 1,05,000, तो बोलो कौन सा लिखना चाहिए? मिनिमम 35,000 पर मंथ करके 3 मंथ्स का 1,05,000 हो रहा है, पर यूनिट के हिसाब से 90 हो रहा है, तो हमें बोल दिया है कि मिनिमम ये वाला होना चाहिए, तो कौन सा अमाउंट हमें लिखना चाहिए? ये 90 या 1,05,000? 1,05,000। 1,05,000 जैसे तुम लोग टैक्स में करते हो ना मिनिमम, तो ये देखो 1,05,000 देंगे तभी मिनिमम वाला होगा, अगर 90,000 दे देते हैं तो 35,000 पर मंथ फुलफिल नहीं कर रहा है ना, कम हो जा रहा है, तो ये नहीं दे सकेंगे, तो यही वाला देना पड़ेगा 1,05,000। तो अब बताओ टोटल कितना होगा? 4 और 3 7, ये प्राइम 2,25,000, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर 3 रुपीज लेबर का, तो 3 और 4 7। अच्छा, यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर 9 मंथ्स है, ठीक है, 9 मंथ्स है, और यहाँ पर है आउटपुट है 1,44,000 इंटू 9, देखो कितना होता है? 12,96,000। अच्छा, इंटू 9 कर दिया मैंने, 3 होगा ना, सॉरी इंटू 3 होगा ना, 3 रुपीज करके मैंने गलती से 9 लिखा है। 4,32,000। 4,32,000 ये पर यूनिट करके है। अब वो 9 मंथ्स वाला भी देख लेते हैं, 35,000 इंटू 9 पर मंथ 35,000, यहाँ पर इंटू 9 होगा ना, वो मैंने उल्टा लिख दिया, बोलो कितना होगा इसका इंटू? 3,15,000। अब बोलो कौन सा होगा, कौन सा लिखना चाहिए? 3,15,000।
मिनिमम बोला है 35,000 पर मंथ होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 35,000 पर मंथ करके 9 मंथ्स का 3,15,000 आ रहा है। लेकिन मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम इतना, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा मिलेगा। बोलो कौन सा होना चाहिए इसका मतलब? 4,32,000। 4,32,000 क्योंकि मिनिमम 3,15,000 हम लोग को बोला है मिनिमम ये वाला होना ही चाहिए। लेकिन अगर यूनिट का मल्टीप्लीकेशन उससे ज्यादा हमें दे रहा है तो हमें ज्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। मिनिमम इतना, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाला केस उल्टा था, इसमें पर यूनिट वाला में कम आ रहा था, वो 35,000 पर मंथ वाले में ज्यादा आ रहा था। तो वही वाला, तो जो मैक्सिमम होगा वही देना पड़ेगा। मिनिमम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर हमारा पर यूनिट उससे ज्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम वाला ही देंगे। कितना हो रहा है बोलो यहाँ पर? यहाँ भी हम लोग मैक्सिमम ही दिए थे। 10,08,000। 10,08,000। अच्छा, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद कौन सा खर्चा दिया हुआ है देखते हैं नाम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दो पार्ट है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल, यहाँ पर लिखते हैं पहले फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये 3 लाख जो है ये पूरे साल का है, 3 लाख है 12 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो 3 लाख अगर 12 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स का कितना होगा? कैलकुलेट करो। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 75,000। हाँ 75,000। हाँ देखो 75,000 आएगा। 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अच्छा, अगर ये 75,000 है कितने यूनिट के लिए? 30,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट के लिए कितना होगा? डिवाइड करके बताओ। 75,000 अगर 30,000 यूनिट के लिए तो पर यूनिट के लिए कितना होगा? 75 डिवाइडेड बाई, बोलो 30,000 2.5 না, এটা মানে পার ইউনিটটা জিজ্ঞেস করছি। 75,000 डिवाइडेड बाय 30,000 पर यूनिट 2.5। अच्छा, अब यहाँ पर बोलो फिक्स्ड कितना होगा? पूरे मंथ का अगर कितना है? पूरे मंथ का अगर 3 लाख है तो 9 मंथ्स का कितना होगा? बोलो, यहाँ पर लिखेंगे। ये तो 9 मंथ्स वाला है ना, फिर से करो। 3 लाख डिवाइडेड 2,25,000। 2 लाख, 2,25,000। हाँ 2,25,000 कितने यूनिट के लिए? 1,44,000, तो पर यूनिट के लिए कितना होगा? डिवाइड करो। 1,44,000 के लिए अगर 2,25,000 है तो एक यूनिट के लिए क्या होगा? कम होगा, 1.56। 1.56। अच्छा, अब ये था फिक्स्ड। अब हम लोग लिखेंगे वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल भी था, देखो वेरिएबल 4 पर यूनिट, ये तो ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा। 4 पर यूनिट बोल दिया, पर यूनिट में 4 लिख दिया। 30 into 4 कितना हो जाएगा? 20,000। 1,20,000। फिर यहाँ पर 4 इंटू 1,44,000, इसका बता दो कितना होगा? 5,76,000। अच्छा, 5,76,000। अच्छा, उसके बाद फिर सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल में बोला है 80,000 पर एनम up to 50% capacity and additional 40,000 for every 20% increase in capacity or part thereof। अच्छा, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो इसका कितना जगह छोड़े इसमें, और थोड़ा सा मुझे चाहिए। यहाँ से वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। देखो कैसे दिया हुआ है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड 80,000 पर एनम, यहाँ पर लिखते हैं 80,000 पर एनम होगा, लेकिन कब? जब 50% कैपेसिटी यूटिलाइज होगा। तो अप टू 50%, देखो वहां पर लिखा हुआ है अप टू 50% कैपेसिटी। उसके बाद ये एडिशनल 40,000 हो जाएगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी। 20% अगर इंक्रीज होगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 50% से ज्यादा, तो मोर देन 50% और अप टू कितना हो जाएगा? फिर से यहाँ पर पढ़ो। एंड एडिशनल 40,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पर अगर 40,000 इंक्रीज हो जा रहा है तो 80,000 पहले से ही था प्लस 40,000,
कितना हो जाएगा 1,20,000, तो 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो सेमी वेरिएबल 80,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एडिशनल 40,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज। तो एक बार 20% इंक्रीज होने से 40,000 बढ़ेगा, तो 50% से कितना हो जाएगा, 20% अगर इंक्रीज होगा तो 50% से कितना हो जाएगा, मतलब ये स्लैब हम लोग खुद बना रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 50% तक, मतलब 0 से लेके 50% तक 80,000, लेकिन अगर उसके बाद 20% बढ़ा तो वो 40,000 से और इंक्रीज होगा, तो 80 + 40 1,20,000 होगा। लेकिन यहाँ पर स्लैब कितना तक लिखेंगे बोलो, 50% से ज्यादा होना चाहिए ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मोर देन, 70%, हाँ है ठीक, 70%, 70%, ठीक, मोर देन 50% और अप टू कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि 50 + 20, एक बार 20 बढ़ने से ये 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्लैब क्या होगा, नेक्स्ट होगा मोर देन 70% होगा, 70 से ज्यादा और अप टू, और इसमें 20% जोड़ दो तो 90%। हम यहाँ तक के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% तक है ना, तो स्लैब वहीं तक लिखेंगे, 90 तक लिखने से वो 80% को भी कवर कर रहा है, तो 1,20,000 और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, और 40 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1,60,000। बस यहाँ तक लिखेंगे तो ही हो जाएगा, बस और नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% तक बोल रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिखें। अच्छा, पहले यहाँ पर लिखते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months फैक्ट्री हैज वर्कड एट 50% कैपेसिटी, और इसके हिसाब से हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, 50% मतलब कौन से वाले में आ रहा है, ये पहले वाले स्लैब में आ रहा है 80,000, लेकिन 80,000 क्या है पर एनम, इसका मतलब ये सभी पर एनम पे है, पर एनम पर एनम। ठीक है, अच्छा अगर 80,000 पर एनम है तो पर मंथ का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 करोगे पता चलेगा, और फर्स्ट ये जो हम लोग कैलकुलेट करें वो 3 मंथ्स के लिए कर रहे, तो कितना होगा, डिवाइड करके बताओ, 20,000, 20,000, तो ये 20,000 क्या आ जाएगा, ये आ गया फॉर 3 months है ना, फॉर 3 months, 3 months का टोटल आ गया 20,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 20,000 फॉर 3 months सेमी वेरिएबल 20,000। अगर ये 20,000 है तो यहाँ पर यूनिट कितना आ जाएगा, 20,000 फॉर 30,000 यूनिट, और एक एक के लिए कितना हो जाएगा, एक एक यूनिट के लिए 0.67, करेक्ट 0.67। अच्छा, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाला भी कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट में नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए कितना कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हो रहा है, नेक्स्ट 9 मंथ्स फैक्ट्री हैज वर्कड एट 80% कैपेसिटी। अच्छा, 80% यानी कौन सा स्लैब आएगा, मतलब कौन सा अमाउंट आएगा, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 ये 9 मंथ, ये 12 मंथ्स के लिए पर एनम है, इंटू 9 करेंगे तो 9 मंथ्स का पता चलेगा, बोलो कितना हो रहा है, इंटू करके बताओगे, वन लाख 20 आ रहा है शायद, देखो 1,20,000, 1,20,000, ये पूरे ये हो गया फॉर 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स में ये वाला लिखेंगे टोटल में 1,20,000। हाँ बोल, বলছি 1,60,000 টা কিভাবে লিখতে একবার বলো, এই তো স্ল্যাবটা যেটা বানালাম আপ টু এটা হচ্ছে মোর দেন 70 থেকে আপ টু 90, ওই জন্য এটা 80% এর মধ্যে এটা কভার হচ্ছে। বুঝেছি। अच्छा 1,20,000, अच्छा 1,20,000 टोटल है, तो 1,44,000 यूनिट के लिए, तो एक एक यूनिट के लिए डिवाइड करके बताओ, 0.83, 0.83। अच्छा, और कोई खर्चा है, चेक करते हैं, फिक्स्ड लिख लिया, डायरेक्ट मटेरियल लिखा, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल,
नहीं, और कोई खर्चा बाकी नहीं है। चलो अब टोटल करके टोटल कॉस्ट चेक करेंगे। टोटल कॉस्ट बताओ हर एक जगह पे। यहाँ पर 7 प्लस 2.5 प्लस 40,000 1 लाख 4,40,000 4,40,000। अच्छा हाँ, इसमें आ जाएगा ना 4,40,000। और ये टोटल भी बताओ, इसको लिखेंगे टोटल कॉस्ट। इसका भी बताओ, यूनिट का भी। 7 प्लस 2 9.5, 9 और 4 13.5, 13.5 और ये टोटल करने से कितना होगा मैम 19,29,000 टोटल। 29,29,000। अच्छा 19,29,000। अच्छा कोई मुझे ये भी बता दो, पर यूनिट भी बता दो दोनों जगह पे। 7 1.56 है, बोलो। 13.39 9 मंथ से 14.17 पहला वाला 14। शायद। अच्छा पहला वाला 14.17 या 67? 17। अच्छा एक मिनट, एक चीज गलत लिखा है मैंने, इसीलिए थोड़ा सा अलग आ रहा है। ये देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 1,05,000 लिखा, वो तो 3 पर यूनिट करके हुआ नहीं। सोचो यहाँ पर 1,05,000 कैसे लिखा था, एक बार याद करो। 1,05,000 कैसे लिखा था, हमारा 3 पर यूनिट करके 90 आ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने मिनिमम वो सब्जेक्ट टू मिनिमम बोल रखा था ना, 35,000 होना चाहिए। तो उस हिसाब से जितना है हम लोगों ने लिख दिया। तो पर यूनिट 3 तो नहीं होगा, पर यूनिट चेंज करो, इसीलिए गलत आ रहा है। इसलिए आंसर के साथ नहीं हो रहा है। ये देखो मतलब ये 3.5 हाँ 3.5 वही चीज बोल रहे हैं। यहाँ पर ये वाला चीज चेंज होगा, अब टैली होगा। अब ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पर 7.5 हो जाता है। अब टोटल करके बताओ कि कितना हो रहा है। 14.67 हाँ अब 14.67 आएगा। तो क्या इसमें भी चेंजेस हुआ है? इसमें नहीं, इसमें तो हम लोगों का उतना ही था। ठीक है, इसमें हमारा पर यूनिट वाला ही सही आया था। तो इसका बता दो 7 1.564 और 0.83 13.39 13.3। 13.39 हाँ ठीक है, फिर 13.39 ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसमें प्रॉफिट लगाएंगे। ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ऐड करने बोला है, देखते हैं। सेलिंग प्राइस बता दिया 20। अच्छा तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ये है 20 पर यूनिट वाले कॉलम में। अच्छा ये 20 है। अच्छा ये 20 अगर है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, ये है 14.67 और -20 करके बताओ प्रॉफिट कितना होगा बैलेंस करके। 5.33 5.33। अच्छा 5.33। अच्छा 20 यूनिट करके अगर सेल होगा 30,000 यूनिट, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 30,000 कितना होता है? 60 लाख ना 6 लाख? 6 6 लाख। lakh अच्छा तो यहाँ पर बैलेंस करके प्रॉफिट भी बताओ। ये 6 लाख और ये 4 लाख। अच्छा 1,60,000। अच्छा 1,60,000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो पॉइंट बोला था कि व्हाट वुड बी द प्राइस ड्यूरिंग 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में कितना प्राइस होना चाहिए ताकि टोटल प्रॉफिट 11,39,800 हो जाए। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हमारा कॉलम बनेगा पर यूनिट के लिए बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टोटल के लिए। ठीक है। अच्छा टोटल अगर हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहे हैं टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 11,39,800 और 3 मंथ्स का प्रॉफिट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको टोटल करने के लिए 9 मंथ्स का प्रॉफिट चेक करना है। तो ऑलरेडी प्रॉफिट 1,60,000 हो चुका है। तो बताओ और कितना प्रॉफिट हमें अर्न करना पड़ेगा, ये माइनस करने से पता चलेगा। बोलो कितना प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा? 9,79,800। हाँ तो 9,79,800। अभी हम लोग ऐसे करके प्रॉफिट लिख के सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टोटल 9 और 3 मंथ्स मिला के इतना प्रॉफिट होना चाहिए, जिसमें 3 मंथ्स का 1,60,000 हो चुका है और 3 मंथ्स में इन लोगों को कोई चेंजेस नहीं चाहिए। लेकिन 9 मंथ्स में इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में हमें इतना प्रॉफिट कमाना है ताकि ये 11,39,800 टोटल प्रॉफिट हो। तो ये 1,60,000 हो गया था, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 9,79,800। अगर ये प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट तुम लोग के पास अवेलेबल है, टोटल करके मुझे बताओ अपने कॉपी से देख के कितना हो रहा है। 11,49,700 11 लाख
नहीं, ये तो 19 लाख है। 9 लाख 29088800। हाँ, टोटल हो मतलब ऐड होगा ना, ये तो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस नहीं है ना। 29,08,800। 800। अच्छा, ये कितने यूनिट का है? ये है 1,44,000 यूनिट का है। तो एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना होगा? डिवाइड करके बताओ। एक एक यूनिट का सेल 20 point 20 पॉइंट बोलो, 20 पॉइंट कितने? 20.2। 20, तो 20.20 लिख देते हैं। अच्छा, ये अगर मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और मेरा कॉस्ट मुझे पता है, तो प्रॉफिट निकाल लो। ये माइनस करके 13.3 कितना लिखा है? 9 या 4 नहीं दिख रहा है मुझे। 13.3 6.81। 6.81 6.81। 6.81 ये ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो न्यू सेलिंग प्राइस 9 मंथ्स के लिए सेलिंग प्राइस 20 पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देखो 20.20 न्यू सेलिंग प्राइस ऐसे आ रहा है 20.20। अच्छा, तो ठीक है, अभी तो हम लोग 6 तक क्वेश्चन कर लिए। तुम लोग इसके बाद कर सकते हो सारा ही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग है। इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये सब कॉस्ट शीट अगर तुम लोग कर लेते हो तो किसी भी तरह का कॉस्ट शीट हो या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तुम लोग इजीली कर पाओगे। सब अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो काफी सारा क्वेश्चन। तुम लोग कौन सा कर पाओगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो अगर तुम लोग करोगे तो नेक्स्ट दिन हम लोग पूछ लेंगे कि कौन कौन सा सबका हो गया। जैसे 7 हो जाना चाहिए, हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कौन कौन सा तुम लोग करके देख सकते हो और होगा भी। ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें पॉइंट अलग है, इसलिए हम यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं। बट 7 सबसे बनना चाहिए। अच्छा, 9 जो है 9 भी होना चाहिए, क्योंकि जॉब बैच से रिलेटेड है। जॉब बैच में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। 9 भी होना चाहिए। 10 तो होगा ही। 10 तो नॉर्मल क्वेश्चन है 1 की तरह। मैनेजर का ये ऑफिस, बस ये 20:80 पॉइंट छोड़ के और इसमें कुछ अलग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम लोग देख सकते हो। अच्छा, 11 छोड़ दो। 11 में फिर वही फिक्स्ड और ये वेरिएबल कॉस्ट ये सब चेक करना पड़ेगा। 12, 13, हाँ 13, 12, 13 ये कर सकते हो। 13 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 5 ये क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 13 ये तुम लोग कर सकते हो। तो ये होमवर्क दे रहे करने के लिए, सारा नहीं करना है। ये होना चाहिए, सबसे ही होना चाहिए। हाँ হ্যালো हाँ बोलो। দিদি, এটা ফ্রাইডে